नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पर आपका स्वागत है एम अकेडमी। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्री की हम बात करने वाले हैं। कंट्रोल प्लस के अगर आपको दिखा देना कौन से टॉपिक की बात हम करने वाले हैं। इंडस्ट्री, ये आपका टॉपिक है आज का, इंडस्ट्री। और इसको आप हेडिंग डाल लीजिए, इंडस्ट्री आपकी है। लेट स्टार्ट। एनसीईआरटी की जब हम पढ़ाई करते हैं तो इंडस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो इंडस्ट्री में आपकी तीन चीज़ सबसे मेन आती है। इसमें तीन चीज़ सबसे मेन होती है: सेकेंडरी एक्टिविटी, फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। तो हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से कि हैव यू एवर गिवन थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज्ड फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस। जो आप राइटिंग के लिए जो नोटबुक काम में ले रहे हैं वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस के बाद है, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ अ ट्री। ये अपनी शुरुआत कहाँ से करती है? ट्री से शुरुआत करती है। जैसे कि पहले एक लीफ का उगना, उसके बाद उस लीफ को आप उसकी स्लरी बनाना, देन उसके बाद आप उसका पेपर बनाना। एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। It started its life as a part of a tree. It was cut down and transported to the pulp mill. There are the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into papers. तो देखिए, इस प्रोसेस है एक तरीके जिसमें आपने क्या करा, आपने वुड पल्प कन्वर्ट करा। वुड पल्प को कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको उसमें मिक्स करा केमिकल। ठीक है। तो इस प्रोसेस में हमने क्या मशीन्स का यूज़ लिया, केमिकल्स का यूज़ लिया, और आपकी सिंपल अपने नेचर्स का यूज़ लिया। तो देखो तीन चीज़ें काम में आ रही हैं यहाँ पे: एक नेचर, देन आपकी केमिकल्स, एंड देन मशीन। ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा मेन है, एनसीएम जिसको मैं कह सकता हूँ। ठीक है। इसमें देखो ये आता है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज हम इसमें मेन पढ़ने वाला है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आपका इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपने कच्चे माल को तो निकाल लिया, कच्चे माल के बाद उसको आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। जब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो सेकेंडरी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और जब टर्शरी में इसको जाना होगा तो टर्शरी में तो उसको हम बेचेंगे। तो टर्शरी में बेचने से पहले हमें सेकेंडरी से निकालना पड़ेगा। और सेकेंडरी से निकालने का मतलब है कि उसका हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इसको हम कहते हैं। ठीक है। जो एक प्रोसेस होता है कि आपकी रॉ मटेरियल से आके से लकड़ी पत्तियों से लेकर आपका एक पेपर बनने तक जो एक पूरे प्रोसेस है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बीच में सेकेंडरी जो प्रोसेस आएगा ना, इंडस्ट्री वगैरह का कार्यक्रम, जो यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस चलेगा जिसके बाद टर्शरी में कन्वर्ट होगी चीज़। तो इसमें बहुत ज़्यादा काम लगता है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स को, और इनकी वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं। और या फिर ये जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है किसके लिए वैल्यूएबल होते हैं? ह्यूमंस के लिए या फिर पीपल्स के लिए। आप पीपल्स या ह्यूमंस में कुछ भी कर सकते हैं। तो जो हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका रबर ट्री से हमने रबर निकाला था, उसको हमने रबर में कन्वर्ट करा कि जैसे एक चीज़ को हटाने के लिए, तो वो क्या होता है, वैल्यू के अंदर चेंज करना, अपन ने चीज़ को चेंज करा किसी वैल्यू में। ठीक है। तो एज यू हैवर सीन पल्प वाज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक। ये कॉमन से प्रोसेस आपको पता है। These represent the two stages of the manufacturing process. The paper made from pulp and cloth made from the cotton have had value added to them at each stage of the manufacturing process. तो हर स्टेज पर क्या होता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है। पहले जो पत्ती थी उनकी ऐसे होता है ना, एक भुट्टा होता है, भुट्टा अगर खेत से निकाला जाए तो कौन, तो उसकी वैल्यू मुश्किल से कम से कम 15-20 रुपए किलो में आपको मिल जाएगा। देन जब आप उसको सेक देते हैं आँच पर, देन उसकी प्राइस हो जाती है एक भुट्टे की 15 से 20 रुपये। जो कि आपके 15 से 20 रुपये में पहले रॉ मटेरियल ग्रुप में आपके 2 से 3 भुट्टे चढ़ चुके थे। आपने 3 भुट्टे खरीदे, उन तीनों भुट्टों को आपने जब सेक दिया तो उसकी हर भुट्टे की प्राइस पहले 5 रुपये थी, तब उसके कितने हो गए? 15। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक भुट्टा आप ले लीजिए, एक भुट्टा होता है ना ऐसे, ठीक है, यहाँ से पकड़ने का होता है। इसकी स्टार्टिंग जब ये रॉ मटेरियल था तो इसकी स्टार्टिंग 5 रुपये थी। देन इसको आपने कन्वर्ट करके सेक दिया अपने आग के थ्रू ऊपर, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश पे लोग क्या करते हैं, ये जहाँ भी आप घूमने वूमने जगह है वहाँ पर लोग क्या करते हैं, इसको सेकने वाले की दुकान लगाते हैं। तो सेकने के बाद इसकी रेट हो गई 15 रुपये, है ना। एंड देन 15 रुपये होगी जब सेकने के बाद,
तो क्या होगा, इसको जिस आदमी ने खरीदा, अगर वो उस कंपनी के ब्रांड के थ्रू बेचता है, कोई ब्रांड बनाई उसने और उसके थ्रू बेच रहा है, तो इसकी रेट कितनी कर सकता है वो? 25 भी हो सकती है। जो ब्रांड के थ्रू चीज़ें बिकती है उनकी रेट आपको मालूम है कितनी ज़्यादा महंगी हो जाती है, तो 25 रुपये भी उसकी रेट हो सकती है। तो यही चीज़ यहाँ पर शो करने वाला है, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। तो चलिए आगे चलते हैं कि इंडस्ट्री की हम बात करने वाले हैं। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इंडस्ट्री। इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो कि क्या करती है, एक तरह से प्रोडक्शन करती है सामान का, है ना, जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पर क्या होता है, सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्शन करना, देन उसके कुछ सामान बनाना, ये इंडस्ट्री के अंदर काम होता है। ठीक है, देखिए ऐसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स गुड्स मैंने आपको यहाँ बताया है। एक्सट्रैक्शन होता है कोई भी मिनरल का, जैसे कि लोहा का हमने कुछ बनाया, लोहा लिया, जैसे हमने क्या करा, मिनरल्स, मिनरल्स के रूप में हम ओर होता है ना, ओर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमने ओर एक्सट्रैक्ट करा, ओर से मिनरल्स निकाले, मिनरल्स निकालने के बाद हमने उसकी कुछ ऐसी चीज़ बनाई जो कि लोगों के काम आ सकती है, जैसे कि चक्कू बनाना। तो आपके सिंपल आयरन से, सिंपल जो आयरन निकला था मिनरल्स के रूप में, उसको आपने चक्कों में कन्वर्ट करा, तो कन्वर्जन का जो प्रोसेस है ना मैन्युफैक्चरिंग का, वो प्रोसेस कहाँ हो रहा है, यही हो रहा है इंडस्ट्री में। सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए लिखा, दस वी हैव आयरन स्टील इंडस्ट्री। तो इसलिए जैसे कि जहाँ पर आयरन का काम होता है तो उसको अपन बोलते हैं आयरन इंडस्ट्री, और जहाँ स्टील का काम होता है उसको बोलते हैं स्टील इंडस्ट्री। और ये कहाँ से हो रहा है, ये माइनिंग के थ्रू ये सामान निकल रहा है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखते हैं आगे वाले पेज पर। क्लासिफिकेशन तो तीन मेन आपकी इंडस्ट्री मानी गई है। एग्रो बेस्ड, फर्स्ट एग्रो बेस्ड, सेकंड मिनरल बेस्ड एंड थर्ड मेराइन बेस्ड। अब बात करते हैं एग्रो बेस्ड क्या होती है। एग्रो बेस्ड वो होती है, आप उनकी बात कर सकते हैं एग्रो बेस्ड में, जो कि आपके एग्रीकल्चर के थ्रू निकल रही है। जैसे कि आपका यहाँ लिखा है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक तरह से प्लांट्स, एग्रीकल्चर के थ्रू हम प्लांट्स उनको मिल रहा है वो, और या फिर एनिमल्स, सिंपल सी बायो, मतलब बायो की जो जीव वाली चीज़ें हैं ना, जितनी भी है ना, वो जब इसमें आ रही है ना, बॉटनी या जूलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, एनिमल्स और प्लांट्स में सिंपल से आ रहे हैं एग्रो में। इसके अंदर रॉ मटेरियल जो है ना हमारा, वो प्लांट और एनिमल्स हैं, ठीक है। इनके बाद वो जो चीज़ बन रही है वो आगे हम इंडस्ट्री के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। वहीं मिनरल में आपका क्या होगा, और के थ्रू जो सामान आ रहा है, देखो दैट मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री आर प्राइमरी इंडस्ट्री दैट आर यूज मिनरल ओर एज देयर रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल में मिनरल सोर्स को काम में ले रहा है यहाँ पर, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सब आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आते हैं। देन यहाँ पर आती है एक लास्ट में मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री। मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री में आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो चीज़ ओशियन से निकलती है ना, उनको बोलते हैं मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री। देन लास्ट में एक आपको, एक मैं यहाँ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का बताना भूल गया। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री भी एक होती है। इसके अंदर जो फॉरेस्ट से निकलते हैं ना चीज़ें, उनको रॉ मटेरियल जो हमने फॉरेस्ट से लिए हैं, उनको हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में माना जाता है। जैसे कि आपका पेपर वगैरह है, फार्मास्यूटिकल है, फर्नीचर एंड बिल्डिंग है, इनमें की लकड़ियाँ काम में ले रही है, और लकड़ियाँ कहाँ में उगती है, फॉरेस्ट में उगती हैं, तो इसलिए यहाँ पर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हम कह रहे हैं। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एग्रो बेस्ड के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब दे रखे हैं। वहीं आपके आयरन वगैरह इसमें दे रखा है, आयरन मेड, इसमें मिनरल में आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, इसका एग्जांपल दे रखा है। दिस इज, और इसका क्या बनता है, दिस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे लाइन कोचेस। इसका काम आप यहाँ देखा। अब मैं आपके मैराइन बेस्ड में, जैसे कि आपके फिश आपके ओशन से मिलती है, तो उनके फिश ऑयल बनना आपका, ये इसका एग्जांपल उसका होता है। एंड फॉरेस्ट वेस्ट में आपकी होती है फार्मास्यूटिकल्स या फर्नीचर बिल्डिंग वाली कंपनी। देन इसके बाद साइज की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो दो तरह की इंडस्ट्रीज होती है, एक लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल की हम बात करते हैं। लार्ज स्केल में क्या होता है कि सिंपल एक कुछ लोग ही काम करते हैं, कम लोग, छोटे लेवल पे काम होता है, जिसमें
जिसमें आपके देख सकते हैं कि छोटे छोटे उद्योग होते हैं ना, तो इनमें क्या होता है, आपका जो सामान होगा वो भी कम बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग कम होती है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा यहाँ पर आपका जो एक्सट्रैक्शन है वो तो कम हो ही रहा है, और रॉ मटेरियल भी कम हो रहा है। यहाँ पर इनकम भी एक लिमिटेड इनकम होती है, वही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में इनकम बहुत ज़्यादा होती है। तो चलो इसको हम थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं यहीं पे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री आर टॉप टाइप ऑफ स्मॉल स्केल। जैसे कि कॉटेज और हाउस होल्ड, जो घर में गृह उद्योग इसको हम कहते हैं, वो हाउस गृह उद्योग आपका एक तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपका कह सकते हैं ना, इसी का टाइप है ना गृह उद्योग स्मॉल स्केल का। इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चरिंग बाय हैंड्स, यहाँ पर मशीनरी की जगह बाय हैंड काम होता है। ये आपको पता है, क्योंकि जैसे कि पापड़ की आपकी मैं बताऊँ आपको, एक पापड़ की कंपनी है आपकी, उस पापड़ की कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो कुछ दिनों पहले डिस्कवरी पे भी आई थी, मैंने देखा था। तो उसका नाम था लिज्जत पापड़, ऐसे कुछ नाम है। तो वो एक तरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन चुकी है। उसमें पहले एक घर से शुरुआत हुई थी उसकी, अब वो इतने ज़्यादा ब्रॉड स्केल पे काम कर रही है इंडस्ट्री कि अब उसके लिए हर महिला को वो रोज़गार दे रही है। एक तो बेनिफिट इसका ये है, और वहाँ एक परफेक्ट टाइम है कि आपको महिलाओं को वो टाइम दिया जाता है कि आपको इस टाइम इस स्टेशन पे पहुँचना है, जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल दिया जाएगा, आप घर पे उस रॉ मटेरियल से पापड़ बनाएंगे। एंड देन फिर उनको एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम पे फिर से आपको उस स्टेशन पे आना है, आपके वहाँ से रॉ मटेरियल पापड़ को गिनकर कितने पापड़ आपको जितना टारगेट मिलता है उतना पूरा करने के बाद आपको मतलब पे कर दिया जाएगा, ये होता है वहाँ पर एक। तो वो स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में बनी, लेकिन वहाँ पर भी हैंड बाय हैंड काम होता है। ठीक है, और कुछ आप जैसे देख सकते हैं कि आपके आसाम वगैरह की साइड और ये सेवन सिस्टर की साइड, यहाँ पर आपके बास्केट का काम बहुत होता है। तो वहाँ पर भी एक छोटे स्केल पे काम होता है, तो वहाँ पर भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। और जब लार्ज स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस होते हैं ना, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लगता है इधर बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए, और सुपीरियर इन लार्ज एंड स्केल इंडस्ट्रीज, सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लाइक कार बनना, बाइक बनना, ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का काम है। टाटा वाटा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है ना। और फिर इंडस्ट्रीज में भी कुछ खास टाइप के होते हैं सेक्टर्स, जो यहाँ पर शो करे गए हैं आपके, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। तो इसमें देखो, ओनरशिप इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। ये कुछ सेक्टर्स दे रखा है जिसके अंदर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड कर सकते हैं हम। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, तो ऑनरशिप में जब हम बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो एक आदमी के द्वारा ओन होती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज, है ना, एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। या तो एक आदमी इसको ऑपरेट करता है, या फिर एक एक म्यूचुअल बॉन्डिंग के संग आदमी ऑपरेट करता है, तो इसको हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है द पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसके अंदर जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसको गवर्नमेंट आपका ऑपरेट करती है, सच एज हिंदुस्तान एस्ट्रोनॉटिक्स लिमिटेड। ये इसका एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, हिंदुस्तान एस्ट्रोनॉटिक्स लिमिटेड। दैट्स वाई ये कुछ एग्जांपल इसमें बहुत अच्छे दे रखे हैं जो आपको एनसीईआरटी के लिए बढ़िया रहते हैं। देन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल है। स्टील विद इंडिया अथॉरिटी, है ना। एक तो मैंने आपको क्या बताया, हिंदुस्तान एस्ट्रोनॉटिकल लिमिटेड ना, और ये इसके बाद जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी होती है जो ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये क्या करती है, ये ऐसी होती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो कि स्टेट और इंडिविजुअल के थ्रू ये ऑपरेट होती है ना। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, है ना। इसके बाद कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज होती हैं।
कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर एंड बोथ। तो ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्री सेक्टर्स जो होते हैं ना, ये ओन्ड होते हैं बाय द प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूस करने वाले इंसान होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स की तरह होता है एक तो, एंड सप्लायर्स जो सप्लाई करते हैं। इसमें दो इंसान मेन लीड रोल निभाते हैं इसमें, तो वो हैं आपके प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स। इन दो के थ्रू ये ओन होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है सुधा डेयरी। ये सुधा डेयरी है जिसमें आपका प्रोड्यूसर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और जो सप्लाई कर रहे हैं वो दोनों इसमें मेन रोल निभाते हैं, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज कहाँ लगेगी, ये बहुत ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो पहले चीज़ दिमाग में आती है कि इंडस्ट्रीज, आपने जो भी आपने अभी तक इंडस्ट्रीज देखी होंगी तो आपको एक बात बहुत अच्छे से मालूम होगी कि इंडस्ट्रीज हमेशा ऐसी जगह रहेगी जहाँ पर उसके रॉ मटेरियल बहुत आराम से पहुँच सके, ठीक है, उसका कनेक्शन सिटीज़ से भी कनेक्शन ना हो, उसके अलावा उसको जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाए आसपास से। तो उसके लिए जैसे पानी, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जैसे कि लेदर लेदर इंडस्ट्रीज होती है, उसके लिए आपके लिए पानी बहुत आवश्यक होता है। तो पानी जब बहुत आवश्यक होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो नदी किनारे ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लगा देते हैं। तो देखो, अब इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आर द अवेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। पहले मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपका जहाँ पर भी आपकी इंडस्ट्री लग रही है तो वहाँ पर रॉ मटेरियल पहुँच पा रहा है नहीं पहुँच पा रहा है, ये बहुत मेन चीज़ होती है। लैंड, अच्छी भूमि भी होनी चाहिए, एक बड़ा एरिया चाहिए अगर बड़ी आपको इंडस्ट्री खोलनी है तो। ये नहीं कि आप छोटी सी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मशीन्स बहुत बड़ी बड़ी होती है और वर्कर्स के लिए भी प्लेस होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको ऑफिस ही बनाना है, बहुत सारी चीज़ें आपको जब डालनी है इंडस्ट्रीज़ में तो आपके लिए लैंड बहुत ज़रूरी होती है। वाटर बहुत असेंशियल है। लेबर बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसके बेसिक जो है बेस है जो आपका, वो लेबर होते हैं। अगर लेबर नहीं होगी तो इंडस्ट्री चलेगी नहीं। पावर हो गई, कैपिटल हो गई, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट हो गई, ये कुछ बेसिक नीड्स हैं जो कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उनके लोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इंडस्ट्री आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। तो इंडस्ट्रीज देखो ऐसी जगह जहाँ अवेलेबल होगी जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। जैसे कि आपका रॉ मटेरियल होगा, लैंड होगा, वाटर, लेबर और कैपिटल। जैसे कि दिल्ली सेक्टर में आपको पॉल्यूशन क्यों मिलता है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल इंडिया की, तो वहाँ पर एक तो आपकी रिवर बह रही है। कौन सी रिवर बह रही है आप बता सकते हैं? चलो कमेंट सेक्शन में आप इसको बताना। और इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हाईवे पे का इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाता है, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो सके, या फिर ओशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट भी होता है अगर कोई कोई कोस्टल एरिया में है तो, ठीक है। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव लाइक सब्सिडीज, पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्री में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब ये लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा, ये लाइन थोड़ी आपको यूपीएससी के हिसाब से अगर प्रिपरेशन करें तो इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, इंसेंटिव लाइक सब्सिडीज, पावर, सब्सिडीज पावर दे रहे हैं, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आएगी तो जो आने जाने का खर्चा है वो कम होगा, तो आपकी मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर आबादी नहीं है वहाँ पर इंडस्ट्री लग सकेगी, जिससे कि पॉल्यूशन जो है वो उस एरिया में एक तरह से बंद जाएगा, वो आपकी पॉपुलेशन वाले एरिया में नहीं जाएगा। तो इसलिए कुछ गवर्नमेंट ने ये काम करा है जो कि आप लिख सकते हैं, कि आपको कहीं भी लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री सिस्टम की। इंडस्ट्री सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, processes and outputs. The inputs are the raw materials, labor and cost of land. An industrial system consists of inputs, process and outputs. तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में देखो, एक इंडस्ट्रियल सिस्टम है, मैं आपको एक इसका एक सिंपल सा एक फ्लो चार्ट का डायग्राम बताता हूँ। ये आपकी इंडस्ट्रियल सिस्टम मान लीजिए, यहाँ से आप एक इनपुट डालेंगे, देन यहाँ से आपको एक आउटपुट मिलेगा। इनपुट के अंदर आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, यहाँ साफ साफ लिखा है देखो, रॉ इनपुट्स कब आप देखिए, ये ए इनपुट है और देन ये
भी आउटपुट है। और ये इंडस्ट्रियल सिस्टम है ना। तो देखो, द इनपुट्स आर रॉ मटेरियल्स होंगे, लेबर होगी, लेबर लगेगी, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, वाटर, ये सब चीज़ में आएगी ना। एंड पावर आर द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ए में क्या क्या लग रहा है, रॉ मटेरियल, लेबर, कोस्ट एंड लैंड वगैरह सब चीज़ में लगेगी। देन अब बी में क्या लगेगा, आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है, आउटपुट में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब इनपुट देखो, आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम रेट एंड फ्रॉम इट। तो जो आउटपुट होंगे उससे आपकी इनकम आएगी, एंड देन इनकम को आप फिर से यूज़ करेंगे, देन आप फिर से यूटिलाइज कर इनकम से फिर एम डालेंगे। तो एक तरह का प्रोसेस है ना। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट्स में बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कोस्ट। तो हर फैक्ट्री का अपने अपना इनपुट्स होता है। जैसे कि अगर आपकी आपकी कॉटन इंडस्ट्री है तो वहाँ पर आपको कॉटन आपका रॉ मटेरियल के रूप में जाएगा, और ट्रांसपोर्ट कोस्ट अलग लगेगी। हर चीज़ के अलग अलग इंडस्ट्री के बेसिस पे अलग अलग चीज़ें इनपुट होगा और आउटपुट भी अलग अलग होगा। तो अगर जैसे कि मैं बताऊँ, आपको बात कराता हूँ कि आपने इंडस्ट्री लगाई सिंपल पापड़ की, तो पापड़ में आपके लगेगा बेसन, आटा, ये चीज़ आपके इनपुट में मानी जाएगी, और वहीं कॉस्ट भी उसी हिसाब से होगी, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी उसी हिसाब से होगी, क्योंकि आपको ये भी है कि पापड़ ख़राब ना हो, तो आपको एक्स्ट्रा उसके लिए रेफ्रिजरेटर का आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसे जगह पर उसके लिए ऐसा कंटेनर ढूंढने होंगे जिसमें वो जब आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं तो उसमें फफूंद ना हो। मतलब एक तरह का बैक्टीरिया फिर इन्वायरमेंट के लिए आपको प्लेस ढूंढनी पड़ेगी, उसके लिए कंटेनर ढूंढने पड़ेंगे। तो हर चीज़ के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए अलग होता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ देखने का आपका यहाँ पर है कि आउटपुट हमेशा अलग अलग होगा, हर इंडस्ट्री का आउटपुट अलग होता है, ठीक है। इसके बाद आता है industrial regions. Industrial regions emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefit of their closeness. Major industrial region of the world and Eastern North America, Western and Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia and major। तो यहाँ पर अब देखिए, ये देखिए आप एक सेकंड कंट्रोल प्रेस करके आपको मैं इंडिया का, मैं हमेशा इंडिया की ज़्यादा बात करूँगा, मैं यहाँ पर वर्ल्ड का आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन इंडिया का मुझे समझाना मेरा कर्तव्य बनता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, तो ये इंडिया में ये देखिए इंडस्ट्रियल एरिया है ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। ये गुजरात, यहाँ पर आपके कपड़ों के लिए फेमस है गुजरात। एंड देन यहाँ पर दिल्ली से देखिए स्टार्ट होता है, और ये यूपी की साइड से होता हुआ आपका पूरा बांग्लादेश की साइड तक जा रहा है ना, पर पूरा बांग्लादेश तक नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पर एक गंगा बहती हुई जाती है, गंगा की बाहर सहायक नदी जा रही है ना। इधर आपका कोस्टल एरिया आ रहा है। और एक बड़ी फ़ायदा यहाँ पर ये है कि यहाँ से एक बेनिफिट ये है कि जो यहाँ का जो ये है ना, यहाँ से आपकी मेन लोकेशन जो है ये दिल्ली, ये बिल्कुल पास में पड़ रही है ना। वहीं यहाँ पर कोस्टल एरिया, तो क्या होगा, यहाँ से आप अपना कहीं भी दूसरे देश में आप अपनी सामान को बेच सकते हैं। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भी बेच सकते हैं आप, है ना, दूर दूर कहीं भी, क्योंकि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, समुद्री इलाका है, समुद्र के थ्रू आप कहीं भी किसी चीज़ को कहीं भी बेच सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ को अगर मैं यहाँ लगाऊँ, राजस्थान में इंडस्ट्रीज़ को मैं लगाऊँ, तो मेरी तो बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी ना, क्योंकि यहाँ तो पानी नहीं होगा। तो मुझे पानी लाने के लिए पहले पानी को मैं, यहाँ से कोई रिवर है तो यहाँ से कोई पानी को मैं यहाँ तक मंगवाऊँगा, देन यहाँ तक मेरी इतनी कॉस्ट आ जाएगी कि मेरी जो इनकम है वो होगी नहीं। तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ को वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल सके, और जहाँ से लोगों तक चीज़ों को पहुँचाया सके, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो। तो इसलिए इंडस्ट्री यहाँ पर इंडिया की सबसे बढ़िया मानी गई है। दो जगह इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है, और पॉल्यूशन जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल होगा उतना ज़्यादा पॉल्यूशन भी होगा। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरिया। टेम्परेट एरिया में ज़्यादा होते हैं। टेम्परेट एरिया आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि ट्रॉपिकल, देखो यहाँ पर फिर से बात करता हूँ मैं, ट्रॉपिकल जो जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से लेकर आपके जो ऊपर की जो होती है ना, कौन सा था वो, आर्कटिक रीजन, आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया होता है वो आपका टेम्परेट रीजन होता है। तो ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है।
यहाँ आर्किटिक वाले जा रही है, आर्किटिक वाली एरिया। देन इन दोनों के बीच का टेम्परेचर, तो यहाँ पर आप देखिएगा ज़्यादा यहाँ पर आपकी क्या है, आपकी इंडस्ट्रीज़ है। वहीं आपकी ये ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न के नीचे अगर आप आएंगे, देन यहाँ पर भी आपको इंडस्ट्रीज दिख रही है। बट ये जावा वगैरह की जो इंडस्ट्रीज हैं, इनमें आपको ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट दिखेगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्री रीजन लाइक मुंबई, पुणे क्लस्टर, बैंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन, और ये बाकी रीजन्स भी हैं इसमें। तो इन चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं, बाकी आपको देख लीजिएगा रीजन्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर एक ऐसे, ये भोपाल त्रासदी, गैस त्रासदी थी जहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी। इस रात के 12:30 की बात है, सॉरी दिन के, नहीं सॉरी रात के 12:30, सॉरी मेरी गलती होगी, रात के 12:30 की बात है। तो इस टाइम मिथाइल आइसोसाइनेट निकले थे। इस गैस का स्राव होने मतलब फैलने से यहाँ पर एक तरह का कुछ आप मान सकते हैं कि लीक हो गई थी गैस। तो इसके थ्रू बहुत सारे लोगों की जान गई थी, और टोटल 3598 लोगों की जान गई थी। और ये जान 1989 में गई थी, है ना। ठीक है, देन अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद एक और यहाँ पर एक गांव क्यों नाम से एक थी, है ना। ये 2005 की बात है, इसमें 243 लोगों की डेथ हुई थी, है ना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्री आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आप एक बात देख रहे होंगे कि आजकल यूटेंसिल ज़्यादा स्टील के बनते हैं। तो सबसे मेजर इंडस्ट्रीज में आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा मेजर मानी जाती है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, the textile industry and the information technology industry. The iron and steel and textile industries are the older industries while information technology is an emerging industry. अभी जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अभी थोड़ा सा अभी धीरे धीरे उत्पाद मतलब इसका धीरे धीरे क्रेज बढ़ रहा है। पर आपके आयरन और स्टील बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज में से हैं। द कंट्री इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। ठीक है, ये जर्मनी, यूएसए, जापान और रशिया वगैरह में है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इंडिया, और आपके राजस्थान में हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो आपके भिलवाड़ा में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, हाँ। और कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी अगर आउट ऑफ इंडिया बात करें तो हांगकांग या फिर साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान, ये भी जगह है। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली ऑफ द सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बैंगलोर रीजन ऑफ द इंडिया। ठीक है, इसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। और कुछ यहाँ पर आपको देखो दे रखा है कि डू यू नो इमर्जिंग इंडस्ट्री आर आल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज, दीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटलिटी एंड नॉलेज। ठीक है, ये जो आपके अभी धीरे धीरे बन रही है इंडस्ट्रीज, मतलब बड़ी हो रही है आपके वर्ल्ड वाइड में फैल रही, वो इंडस्ट्रीज को हम सनराइज इंडस्ट्रीज कह रहे हैं। और स्मेल्टिंग, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अभी आगे आपको बताने वाले आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू comprises various inputs, एक सेकेंड पानी पी। तो इसमें द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन। जो इनपुट्स आपके डालेंगे वो होते हैं इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल सच एज आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन्स, अलॉन्ग विथ लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो डायग्राम मैंने आपको बनाकर दिखाया था पहले, तो इसको याद रखिएगा। इनपुट्स के अंदर आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन और कोल, लाइमस्टोन और अलॉन्ग विथ लेबर। Then the process of converting iron ore into steel involves many stages. तो आयरन से स्टील को बनाने के लिए मैंने स्टेजेस लगती हैं। The raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting. और smelting एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, in which are extracted metals are extracted from their ores। तो इसमें हम पहले स्मेल्टिंग के अंदर क्या करेंगे, आपका जो मेटल है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ओर के थ्रू। इट इज़ देन रिफाइंड, द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज्ड बाय द इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल। तो इसका आप देख सकते हैं
तो यहाँ पर देखिएगा कि हमने क्या करा, हमने पहले आयरन और लाइमस्टोन में कोक डाला, देन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गर्म हीट आ रही है, देखो हॉट हीट जा रही है अंदर तक, और देन इसको हमने मेल्ट करा, एंड देन मेल्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मॉल्टन आयरन आ रहा है एक तो, और एक स्लैग आ रहा है। The steel is tough and it can be easily be shaped, cut or made into wire. Especially alloy of steel can be made by adding a small amount of other metals. जो alloy of steel है उसके अंदर कुछ हमको ऐड करना पड़ता है, जिसके थ्रू फिर वो हमारी स्टील अच्छी बन जाती है। तो वो जो चीज़ है जो हम ऐड करते हैं वो आपकी एल्युमिनियम होती है, निकल होती है एंड कॉपर होती है। अलॉय गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस। जो ये है ना, जो एल्युमिनियम निकल और कॉपर, ये आपको जो स्टील है आपके उसको एक अनयूजुअल हार्डनेस दे देती है, टफनेस दे देती है, और ये एक अच्छी मतलब उसको क्वालिटी वाली बना देती है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। क्योंकि स्टील इसलिए बैकबोन है क्योंकि सारी चीज़ें हम सब चीज़ से बनाते हैं, जैसे कि शिप्स हो गया, ट्रेन हो गए, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। इवन द सेफ्टी पिन, हम छोटी चीज़ लेकर बड़ी चीज़ तक सब कुछ स्टील से बनाते हैं। तो ये देखिए, पर यहाँ चीज़ बता रहे हैं आपको, ये देखिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि द बेस्ट लोकेशन फ्रॉम 800 टू 950 में, 1950 में बेस्ट लोकेशन थी ये। देन फर्स्ट स्टार्टिंग 1800 में होती, तो स्टार्ट 1800 में ये बेस्ट लोकेशन मानी जा रही थी, बट देन ये बेस्ट लोकेशन की गई, फिर बाद में लोकेशन इसकी चेंज हुई 1950 में। देखो ये बता रहा है कि बिफोर 1800 एडी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाइल लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर आर वेरी इजीली अवेलेबल। जैसे कि यहाँ पर अगर अवेलेबल हो, यहाँ पर चीज़ें जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। देन इसके बाद 1950 की जब हम बात करें तो फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स, तो इसको सी पोर्ट्स के किनारे बसाया गया इंडस्ट्रीज़ को। दिस इज़ बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड मोर बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन और हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। तो जो आपकी स्टील की थी उसके लिए बनाने के लिए आयरन को हम दूसरी जगह से इम्पोर्ट कर देते, तो इसलिए सी के किनारे लेकर आए। देखिए सी के अंदर आप शिप के थ्रू आपका जो भी आपका इम्पोर्ट हो रहा है वो शिप के थ्रू हो रहा है यहाँ पे। देन यहाँ पे कुछ यहाँ बताया कि वर्ल्ड मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया। देन इंडिया भी इसका एक है, इंडिया में भी इसका एक मेन लोकेशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस होता है। देन आपके यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में आप सबसे ज़्यादा देख सकते हैं, या फिर यूरोप में भी ज़्यादा है। देन चाइना में भी आपको देखने को मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया में भी है, और चाइना में भी है, और जापान में भी है, और ऑस्ट्रेलिया, बाकी आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा है। देन यूरोप में भी है। तो ये कुछ प्लेसेस जो आपको देखने को मिल सकते हैं। देन यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, ये देखिए बिफोर 19 जमशेदपुर का यहाँ दे रखा है। बिफोर 1947 देर आर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। तो जमशेदपुर में केवल 1947 से पहले केवल एक प्लांट था, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इट वाज प्राइवेटली ओन्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो पहले ये प्राइवेट था, देन आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव, तो इसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, TISCU वाज स्टार्टेड इन 1907 एट सक्ची नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुबर्णरेखा एंड खरकेन, झारखंड। तो झारखंड में ये एक नदी किनारे बसाया गया। देन इसके बाद सांची का नाम रखा गया जमशेदपुर, है ना। जोग्राफिकली जमशेदपुर इज मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर। तो किस तरह से नदी किनारे बसा गया है, यहाँ पर ये छोटी छोटी यहाँ पर पॉन्ड्स भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ टाटा स्टील वर्क्स कंपनी, यहाँ पर पॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, रिवर्स पास में है, रेलवे ट्रैक भी है, जिससे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। देन लास्ट में आपका एक पिट्सबर्ग है, इट इज़ इम्पोर्टेंट स्टील सिटी, ये अमेरिका की है। देन कुछ इंडस्ट्रीज़ के यहाँ पर शो कर रखा है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉटन के बारे में बता रखा है कि कॉटन की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो चाइना में भी और इंडिया में भी है, और पाकिस्तान में भी इसकी कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। तो कॉटन मेजर इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो कॉटन में क्या होता है,
weaving cloth from yarn in an ancient art. Cotton, wool, silk, jute, flax have been used for making clothes. The textile industry can be divided on the basis of raw material used in them. Fabrics are the raw material of textile industries. तो फैब्रिक्स जो होते हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल हैं. Fibers can be natural or man-made. Natural fibers can be obtained from wool, silk, cotton, linen and jute, है ना. तो नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर दो तरह के होते हैं. तो नेचुरल फाइबर आपकी वूल, सिल्क, कॉटन के थ्रू लेते हैं, और मैन मेड फाइबर आपके नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक एंड रेयन आपका एक तरह का ये आपके सिंथेटिक फाइबर्स है. कॉटन इंडस्ट्री एक तरह से ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज में से है. Till the Industrial Revolution in the 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques. तो पहले एक मतलब आपका एक गांधी जी वाला वो होता है ना, चरखा वाला, उससे कॉटन को हम क्या करते थे, बाय हैंड जो एक होता है ना मेथड, उसके थ्रू आप कॉटन क्लोथ मेड होते थे, बनाए करते थे. इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स एंड फैसिलिटी द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. 18 सेंचुरी के अंदर आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का निर्माण हुआ, फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो बाद में बाकी इंडिया में भी फैला ये वाला काम. तो पहले ब्रिटेन में हुआ था. इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडिया हैंड स्पन एंड हैंड woven cloth already had a wide market. तो द मुस्लिम्स ऑफ ढाका, चिंटेज ऑफ, ये बाकी चीज़ें काम की है नहीं, आपको देखने की, खुद देख लीजिएगा. तो द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1984. 1954 में पहली आपकी मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल जो थी वो एस्टेब्लिश हुई इंडिया आपके मुंबई में. ठीक है. इसके बाद आप देख सकते हैं अहमदाबाद का, इसमें ओसाका का भी दे रखा है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, आल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ड्यू टू सेवरल ज्योग्राफिकल फैक्टर. द एक्सटेंडेड प्लान अराउंड ओसाका ensured that land was easily available for the growth of the cotton mills. तो एक कॉटन मिल्स के लिए कुछ प्लेसेस यहाँ पर शो कर रखे, वो आप देख लीजिएगा. बाकी ये सब क्वेश्चंस हैं. ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. जय हिंद, जय भारत. और ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है. मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ में. जय हिंद, जय भारत.